वन वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। एक बार फिर से आपके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ मैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इससे पहले की क्लास में हमने ईयर 2023 का पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर किया था जो कि सेट नंबर 45 था। ठीक है, उसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे और हम उस पेपर को 3 सेट में करने वाले थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम 51 से शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वाली क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं, इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। देखिए, एग्ज़ाम में ईजी से लेकर के मॉडरेट और डिफ़िकल्ट हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर समटाइम्स पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो लेकिन फिर भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि केवल पेपर डिफ़िकल्ट ही आएगा। 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में से आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। 120 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, बशर्ते आप लोगों को करना क्या है कि फोकस होकर पढ़ाई करनी है, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और अपनी जो स्टडीज़ हैं आपको देखना है कि आप लोगों की तैयारी कितनी पक्की है। ठीक है, रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद सेट पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आपके सामने आएगा तो आप लोग क्या परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, वैसे तो आप लोग सेट पेपर मार्केट से ले सकते हो और जो भी ऑनलाइन वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 44 नंबर की क्लासेस तक हमने टेक्स्ट बुक सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। ये प्रीवियस ईयर करने के बाद फिर हम टेक्स्ट बुक सीरीज़ पर फिर से आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आते हैं मेरे वीडियो आप लोगों को तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने बंधुओं मित्रों के साथ, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच जाएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो औपनिवेशिक काल में स्पेनिश और अमेरिकी औपनिवेशिक काल में गन्ने की कृषि का विकास हुआ था। तो स्पेनिश और अमेरिकी, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। स्पेनिश औपनिवेशिक काल कब रहा फिलीपींस में? 1521 से 1898 के दौरान रहे। जो स्पेनिश थे उन्होंने शासन किया फिलीपींस पे और गन्ना की जो खेती है वो वहाँ पर प्रचलित की। ठीक है, ठीक है, फिलीपींस को शुगर बाउल के रूप में भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे और जो भी फैक्ट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। तो न्यूजीलैंड कब धूम्रपान मुक्त होने वाला है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 2022 में घोषणा ये कानून आया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर 2025 तक, न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है तो दूसरा कारण है। दोनों के आधार पे हमें अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिए, पहला कथन मतलब अभिकथन क्या है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। भारत में चीता की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई, या यूँ कहें एशिया से विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, अफ्रीका के जंगलों से या यूँ कहें अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाए गए थे और ये कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया है। 18 फरवरी 2023 को 12 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे और ये भारत के चीता परिचय योजना जो है ये पॉपुलेशन को बढ़ावा देना, चीता की पॉपुलेशन को बढ़ावा देना और
इनके जो स्थानिक समुदाय हैं उनको बीच में प्रभावी ढंग से चीताओं को विकसित करना है, इसलिए ये काम भारत के द्वारा किया गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ेगा? तो कूनो नेशनल पार्क आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, न्यायाधिकरण भाग 6 में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। पॉलिटी का वीडियो जिसमें कि सारे भाग और उसके भाग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो देख लीजिएगा। तो वहाँ से सारे भाग और उनके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, सारी चीज़ें इलेबोरेट की गई हैं, वो आप लोग समय निकाल कर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत के जो चुनाव हैं इनका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है स्थानीय स्तर पर पंचायत के जो भी चुनाव होते हैं उनका संचालन करने के लिए और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विशेष रूप से नगर पालिकाओं के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 243 के तहत आता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि अभी अगर बात करें भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों के और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी करने के साथ साथ मतदाता सूची तैयार करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी कौन करता है? चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, और चुनाव का संचालन राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। विवादों का समाधान अगर होता है तो कौन करेगा? ये भी राज्य निर्वाचन आयोग करे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस जो पुस्तक है ये विमल जालान के द्वारा लिखी गई है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे गुरचरण दास, इन्होंने इंडिया अनबाउंड लिखा है। उसके साथ साथ अच्छा होने की कठिनाई भी इन्हीं के द्वारा। शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। भारत का आर्थिक इतिहास RC दत्त के द्वारा लिखा गया। संजीव सवलोक ने एक जो पुस्तक लिखी उसका नाम है ब्रेकिंग फ्री ऑफ नेहरू, लेट्स अनलीज द इंडिया। ठीक है, अमृत सेन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द आर्गुमेंटिव इंडियन, राइटिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी। रघुराम राजन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इसका नाम हो जाएगा आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म एंड रेजोल्यूशंस। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट, और जया देंद्र और अमृत सेन ने दो लोगों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं, इनके नाम और ऑथर भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में जाइलम जो ऊतक होता है ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जल विभाजक जो होता है ये पानी को इकट्ठा करते हैं, भंडारण करते हैं और पानी छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक भौगोलिक इकाई होती है जल विभाजक के नीचे इसके और भी फैक्ट्स दिए रखे हैं मैंने। वाटरशेड भूमि एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ पर उसके भीतर गिरने वाला सारा जल, जैसे बारिश या बर्फ़ का पिघलना, सामान्य जल निकाय जैसे कि नदी, झील या समुद्र में बह जाता है। ठीक है, वाटरशेड एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है और जल को विशिष्ट आउटलेट की ओर एकत्रित करके प्रवाहित करता है। इसमें पहाड़ों, पहाड़ियों, धाराओं, नदियों, आर्द्रभूमियों और जलाशयों जैसी विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं। वाटरशेड के भीतर बहने वाला जो भी पानी होता है विभिन्न घटकों जैसे मिट्टी, भूजल, झीलों और जलाशयों में अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं हमारे पास। तो अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये कथन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 109 नहीं 108 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के
दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा? संसद की ज्वाइंट बैठक किसके द्वारा आहूत करी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, केवल 2, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान किया गया है, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन के विधेयक के विषय पर ही राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत आहूत कर सकता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के सभापति जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके और भी फैक्ट हैं ये देख सकते हो। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2003 तक प्राप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रपवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलेगा? ये चंदौली जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना राष्ट्रीय योजना 2022 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 7 इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जलमार्ग, रसद और अवसंरचना से संबंधित है। तो जो पहला कथन है ये गलत है, ये 2007 में नहीं शुरू की गई, जबकि दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर 1 से करेक्ट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने में भारत का कौन सा स्थान था? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में भारत का 10वां स्थान था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ईवी स्वामी नायकर के संदर्भ में ये दोनों कथन हैं। तो पहला क्या है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। और 1925 में इन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ये 2045 तक निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 में शुरू नहीं किया गया था और यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये गरीबी उन्मूलन का विषय था, यही करेक्ट ऑप्शन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो लैंगरहैंस जो है अग्नाशय के भाग होते हैं और ये लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती हैं ये इंसुलिन स्रावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक है। लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई कहाँ पर जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। ये इनकी एक विशेष स्थिति होती है और ये समूह के रूप में पाई जाती हैं। ये जो आइलेट्स हैं जो इंसुलिन स्रावित करती हैं, ये जो ब्लड शुगर होता है, ठीक है, और जो टोटल हमारी बॉडी का चयापचय की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए इंसुलिन हार्मोन क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टिडाइड हार्मोन होता है जो अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित और स्रावित होता है। ये कोशिकाएं ग्लूकोज के अवशोषण और उपयोग को सुगम बनाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है, ठीक है। ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। जब अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। इंसुलिन भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए जिगर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त ग्लूकोज को भी बढ़ावा देता है, के भंडारण को बढ़ावा देता है। यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन और सामने आ रहा है कि ग्लूकोज बॉडी में किस फॉर्म में
एकत्र होता है, भंडारित होता है। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होता है बॉडी में, ठीक है। किसके द्वारा? जिगर और मांसपेशियों में इसका भंडारण किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन में आपके पास 2 सूचियां हैं, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय हैं। तो मिराते सिकंदरी में जो है बात की गई है किसकी? गुजरात विजय की। तो इसको 4 से मैच कर दीजिए। बुरहाने मासिर में बताया गया है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, इसे 2 से मैच कर दीजिए। रियाज उल मसूद में क्या बताया गया है? रियाज उल मसूद में बात करी गई है बंगाल के इतिहास के बारे में। जबकि रियाज उल इंसा में किसकी बात की गई है? गवाह के पत्रों का सलातिन संग्रह है, ठीक है। तो इसको 3 से मैच कर दीजिए। इस तरीके से ये मैचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है? तो जैव निम्नीकरणीय जो प्रदूषण है ये नहीं है, यहाँ पे प्रदूषण नहीं है, हमको बताना है। मल पदार्थ, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि जो कीटनाशक है ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है या बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पर इन सीटू संरक्षण किया जाता है। इन सीटू मतलब जो भी स्पीशीज़ होती हैं उनको कहीं बाहर ले जाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। एजोला जो है धान के खेत में जब पानी भरा होता है तो ये एक जलीय जैविक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर है? तो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है कौन? ओजोन परत। ये पाई जाती है समताप मंडल में। और ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है? हो जाती है ये डॉप्सन, ठीक है। डॉप्सन होती है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है, ठीक है। और एक्चुअली इस साल तो भारत में ये G20 की सारी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं और आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा इन तीनों जगहों पर हुई थी, लेकिन कानपुर में कोई भी बैठक नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष की ये अनुमति दी गई थी भारतीय संविधान प्रारंभ होने के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्यों किया गया था काम? तो 15 वर्ष के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेज़ी भाषा की अनुमति दी गई थी, जिससे कि सुगमता बढ़ सके, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में एक आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के उपयोग के संबंध का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 343 के अनुसार ये बताया गया है कि 15 वर्षों की संक्रमणकालीन अवधि के लिए हिंदी के साथ साथ भारत सरकार सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखना अंग्रेजी को कर सकती है, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है ये क्यों किया गया? जैसे कि मैंने बताया, कार्यों की सुगमता के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो निसार जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसरो और नासा का मिशन है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मोंटेविडियो उरुग्वे में पड़ता है, जकार्ता इंडोनेशिया में, रॉटरडैम नीदरलैंड में, जबकि इगारका जो है चीन में नहीं पड़ता है, ये रूस में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यही बात यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन भी की गई है। ये एनएसी नदी पर अवस्थित एक बंदरगाह है जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से
कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं? तो देखिए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। जो मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी और ये लोकसभा की अध्यक्ष करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्योंकि इसके बाद 17वीं लोकसभा जो हुई, 16वीं लोकसभा, वहाँ पर दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन थी? इनका नाम था सुमित्रा महाजन। ठीक है, 16वीं लोकसभा की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो वर्तमान में स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये राजस्थान का जो बूंदी से क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, या यूँ कहें वो इनका चुनावी क्षेत्र है। अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओम बिरला कहाँ से बने हैं, तो राजस्थान के बूंदी से बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्राणहिता नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, गोदावरी की। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन हो जाएगी? सबसे लंबी गंगा हो जाती है। और अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जिसके बेसिन में जल है उसकी बात की जाए, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी। मालप्रभा कृष्णा मंजरा गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर पठार की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। बाएं तट से मिलने वाली नदियों के नाम देख लीजिए। दाहिने और बाएं दो तट की नदियाँ होती हैं। ठीक है, बाएं तट से मिलने वाली गोदावरी की जो नदियाँ हैं, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी प्रमुख नदियाँ हैं। जबकि बाएं किनारे से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं? नहीं, ये तो मैंने अभी बाएं वाली ही बताई हैं। ठीक है, बाएं किनारे से लेफ़्ट साइड से जो मिलती हैं, जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, गोदावरी कुछ इस तरीके से बहेगी, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, तो लेफ़्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ जो हैं वो ये हो जाती हैं, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। ठीक है, अब आता है दाहिने किनारे पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो दाहिने किनारे पर जो मिलने वाली नदियाँ हो जाती हैं ये हैं शिवना, प्रवरा, मुला, सिंधफना, मंजरा और पेदावगु और मनेर। ठीक है, तो ये नाम सारे ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसके अलावा जो फैक्ट हैं ये वीडियो पॉज करके आप लोग रीड कर सकते हो। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था? तो संयुक्त प्रांत किसान सभा का जो गठन है ये 3 लोगों ने किया था। इसके फॉर्मर जो संस्थापक हैं 3 लोग थे, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर, इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें है इंद्र नारायण द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इंद्र नारायण द्विवेदी इन्होंने 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर इन लोगों ने मिलके। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख नेता इसमें शामिल थे? तो बाबा रामचंद्र, दुर्गपाल सिंह और झिंगुरी सिंह। तो आपको इतने नाम याद रखने हैं, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और बाबा रामचंद्र, दुर्गपाल सिंह, झिंगुरी सिंह। इनके नाम याद रखने हैं। 1919 तक इस किसान सभा की 450 शाखाएं हो गई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम नहीं है या उत्तर प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है? तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन यहाँ पर हमारे पास दिए हैं। पहला कथन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है, पहला वाला गलत है। जबकि दूसरा है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 122 में 2022 में 132 तक गिर गई है। देखिए 2020 में 130 थी, जबकि 2022 में कितनी हो गई? 132 हो गई। इसका मतलब गिर गई है। तो केवल दूसरा सही है, जबकि पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? जो प्राकृतिक आवासों के विनाश होते हैं ये जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी अवस्थित है? तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मिसिसिपी नदी के बारे में अगर हम पूछें, रियो ग्रांडे नदी के जो फैक्ट हैं ये आप लोगों को यहाँ पर दे दिए हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको रीड कर सकते हो। कोलोराडो नदी को देख लीजिए पहले। कोलोराडो नदी कहाँ पर बहती है? तो ये यूएसए के पश्चिमी पर्वत क्षेत्र का हिस्सा है और वहीं से ये नदी निकलती है। ये रॉकी पर्वत के साथ साथ कोलोराडो पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में पश्चिमी किनारे इसमें इस नदी के जो बहाव का क्षेत्र है उसमें शामिल है। मिसिसिपी नदी के बारे में देखिएगा। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? ये हडसन की खाड़ी में गिराती है। और मिसिसिपी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसौरी। ठीक है, मिसौरी को भी याद रखिएगा, ये इसकी सहायक नदी है और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और तीसरी बात एक ये याद रखनी है कि मिसिसिपी नदी जो है पंजाकार डेल्टा बनाती है। पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा होता है कुछ इस तरीके से। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमारे पास 2 कथन हैं। तो रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिलती है, बिल्कुल सही बात है। रामगंगा नदी जो है ये कन्नौज के पास बिलग्राम के आगे एक जगह पड़ती है, वहाँ पर गंगा के साथ मिल जाती है। तो पहला कथन सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना से मिलती है, ये गलत है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना से नहीं मिलती है, बल्कि प्रयागराज में गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम होता है, उसे ही प्रयागराज, इस जगह को प्रयागराज कहा जाता है। तो दूसरा कथन गलत है। तो केवल एक क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रामगंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। पहले बेतवा को देखिएगा। बेतवा नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से निकलती है और ओरछा से होकर के ये बहती है। ठीक है, तो और ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया ऐसे कि प्रयागराज में नहीं मिलती है, ये हमीरपुर के पास मिलती है। बेतवा की 2 सहायक नदियां हैं, हलाली और धसाना। अगर पूछा जाए यमुना की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं, तो यमुना नदी जो है बंदरपूछ की चोटी से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और गंगा की ये एक मुख्य सहायक नदी है, या यूँ कहें सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदियाँ सिंध, बेतवा और केन हैं। ठीक है, टोन्स और हिंडन भी यमुना की सहायक नदियाँ हैं और इसका कुल जो बहाव क्षेत्र है 1376 किलोमीटर है। ठीक, उसके साथ साथ मैंने शायद अगर चंबल का नाम नहीं बोला है तो चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र के प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। तो यही वाला कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 20 जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, जिसमें कि दोहरे कानून की धारा है, कार्योत्तर कानून है, आत्मदोष के विरुद्ध निषेध है, जबकि यातना के विरुद्ध कोई निषेध नहीं है। इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो चाहे वह विदेशी हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीव जहावी को हटाया गया था? तो टैक्स स्कैंडल के आधार पर इनको हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यही करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? तो 1919 का जो अधिनियम पारित हुआ था, इसी के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट 2023-24 का जो अनुमानित आवंटित राशि है सही सुमेलित नहीं है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जो है 89,155 करोड़ रुपए आवंटित नहीं किए गए हैं। तो यही सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट करते हैं।
ज़रा इसको देख लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग को कितना पैसा दिया गया है? स्वास्थ्य विभाग को 89,155 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यही सही सुमेलित है, बाकी के जो भी हैं ये गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अब अभिकथन देखते हैं। कथन क्या है? राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सीमा को संसद को बदलने की सिफारिश कर सकता है, किंतु यह निर्दिष्ट अवधि के भीतर विषय पर उस राज्य से संबंधित विधानमंडल के विचार करने के बाद ही किया जा सकता है। अब कारण देखते हैं, कारण क्या कह रहा है? कारण है राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। संसद के सचिवालय में पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सामान्य पदों का सृजन किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। दोनों ही बातें सही हैं, जब तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 1 और 2 दोनों। ठीक है, अनुच्छेद 98 के अंतर्गत संसद के सचिवालय की बात कही गई है, और जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि संसद का प्रत्येक सदन अपना अलग सचिवालय होगा उसका, और वो जो संसद का सदन है सभी कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें विनियमित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिव समुद्रम और कल्पक्कम जो है ये जल विद्युत केंद्र और परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, ये कोलार की खानों को बिजली आपूर्ति करने के लिए 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। शिव समुद्रम नाम का एक झरना भी है, कहाँ पर है? कर्नाटक के चामराजनगर में है। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना बनी किस पे है? ये कावेरी नदी पर बनी है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और अगर कल्पक्कम की बात करें, कल्पक्कम के बारे में जान लीजिए। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, और ये पूरा स्वदेशी निर्मित है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत बात है। एक अध्यक्ष होता है जिनमें से, और 6 सदस्य तो होते हैं, लेकिन 4 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को देते हैं कि अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं देते हैं, ये वाली बात भी गलत है। दोनों ही बातें गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 ना तो 1 ना ही 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के बारे में देख लीजिए। ये एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। पहले वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे क्षितिज चंद्र नियोगी, केसी नियोगी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, केसी नियोगी। मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग की बात कही गई है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, और 243 राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। हर 5 वर्ष पे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन वित्त आयोग देता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 4 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है? जम्मू कश्मीर के रिहायशी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा के भंडार मिले हैं। तो जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के
में जो है लिथियम के भंडार पाए गए हैं। तो पहला कथन सही है, जबकि दूसरा क्या कथन है, भारत में अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। भारत इन तीनों ही खनिजों का आयात करता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा कूट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। ठीक है, लिथियम और सोना के भंडार जो है ये भारतीय भू सर्वेक्षण ने सबसे पहले जम्मू और कश्मीर में पाए गए थे, और रियासी जिला है जहाँ पर सलाल हैमाना क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी जो फैक्ट है ये आप लोगों को पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करके ये फैक्ट आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम आएंगे अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि अगर सारे फैक्ट मैं अभी यहाँ पर बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है? तो देखिए, पर्यावरण का संरक्षण जो है नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की बात जो 51 का है, ठीक है, जहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वहाँ पर बात करी गई है। कहाँ अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51A जी के अनुसार वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। DPSP में भी ये बात कही गई है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के आदर्शों की ओर निर्देशित है। एक स्वस्थ पर्यावरण भी कल्याणकारी राज्य के तत्वों में से एक है। संविधान का अनुच्छेद 48 ये बात कहता है। ठीक है, 48A में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा का दायित्व राज्य पर डाला गया था। 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और बाकी के जो फैक्ट हैं ये यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के बारे में सारे बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने 100 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ। स्टडी ग्रुप्स, कोई पीयर ग्रुप हो तो वहाँ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप लोग अपने रिवीजन के वर्क को जल्दी से जल्दी कर पाओगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।